बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करने जा रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में, है ना। बच्चों, कूलाम का नियम आप यहाँ पर किस स्थिति में लागू होता है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो धनावेश यहाँ पर एक दूसरे के निकट रखे हैं। ये एक दूसरे पर एक प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे, है ना, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इसी प्रकार से अगर दो ऋणावेश एक दूसरे के निकट रखे गए हैं तो ये भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेंगे। इसके विपरीत अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश अर्थात एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे के निकट रखे गए हैं तो ये एक दूसरे पर आकर्षण का बल यहाँ पर आरोपित करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जो बल इनके बीच में लग रहा है, इस बल को हम लोग यहाँ पर F से प्रदर्शित करें, है ना। जैसे पहले केस में हमने दिखाया कि यहाँ पर F प्रतिकर्षण बल है, किसके किसके बीच में? धनावेश और धनावेश के बीच में। ठीक है, यानी F क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? इस मान को ज्ञात करने के लिए ही कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर हमने बल F दिखाया है जो दो समान प्रकार के आवेशों के बीच में काम कर रहा है, दो धनावेशों के बीच में काम कर रहा है। और कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। तो कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर हम ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। बच्चों, यहाँ पर ये K कैपिटल दिखाया गया है, हम इसको अपने बुक्स में अपने नोट्स में स्मॉल में लिखाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4/ε0। F इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2 और r²। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात या वायु की वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि किसी माध्यम में जो करंट है, जो विद्युत है, वो कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसका मान निर्वात के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और K ओवर 1/4πε0 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसका मान निकल करके कितना आता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये स्मॉल k की वैल्यू है ना। ये स्मॉल k की वैल्यू है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, यानी कि निर्वात के लिए या फिर वायु के लिए। हम कहते हैं कि ये स्मॉल k का मान है या 1/4πε0 का मान है। लेकिन जब हम किसी अन्य माध्यम की बात करते हैं तो अन्य माध्यम के लिए कि इसका मान डिफरेंट होता है, तो उस माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम लोग उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से या हम लोग अपने नोट्स में कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मान कितना हो गया? एप्सिलॉन यानी मीडियम की, एप्सिलॉन यानी मीडियम की विद्युशीलता बराबर निर्वात की विद्युशीलता इनटू उस माध्यम का क्या? परावैद्युतांक या उस निर्वात की आपेक्षिक विद्युशीलता। ये इन दोनों के मध्य में संबंध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हम अपनी किताब में हम अपने नोट्स में एप्सिलॉन आर को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल K को। और जो कैपिटल K यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है उसे हम स्मॉल k से प्रदर्शित करेंगे। ये जो बल यहाँ पर काम कर रहा है F, इसकी दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो क्योंकि ये यहाँ पर वेक्टर राशि है तो इसकी दिशा हमें पता होनी चाहिए। तो जो बल इनके मध्य काम करता है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब हम वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें, ये जो नियम है, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये इनके बीच की दूरी r है। ठीक है ना, ये इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। और ये जो बल हैं, दो के कारण एक पर लगने वाला बल F12 इस दिशा में, और एक के कारण दो पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसकी दिशा इस प्रकार से इधर की ओर होगी। अब बच्चों, हम इनमें से तो अगर बल का मान निकालें F12 यानी दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल, तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अब यदि हम इसमें दिशा सम्मिलित करें, है ना, तो
तो बच्चों दिशा सम्मिलित करते हुए हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए हमें यहाँ पर एक ऐसा यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो यूनिट वेक्टर यहाँ पर इस दिशा को बता रहा हो। यूनिट वेक्टर बच्चों हम लोग जानते हैं एक ऐसा वेक्टर होता है जिस वेक्टर का परिमाण तो कुछ क्या होता है 1 होता है, लेकिन वो एक दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी यदि किसी परिमाण के साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है तो वह उस दिशा को बताता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है जिसकी दिशा जो पहला आवेश है उससे दूसरे आवेश की ओर है, उधर की ओर जो यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है उसको हमने वेक्टर से प्रदर्शित किया, वेक्टर r12 से, यानी पोजीशन वेक्टर है। मैग्नीट्यूड और इसका मान किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर r12 बराबर r12 यानी 1 से 2 के बीच की दूरी गुणा 1 से दूसरे 2 की ओर की पोजीशन वेक्टर की दिशा, जिसे हमने यूनिट वेक्टर r12 से प्रदर्शित किया है। यानी यूनिट वेक्टर r12 वो वेक्टर है जो 1 से 2 की ओर किसी भी वेक्टर की दिशा को बताता है। ठीक है, तो वेक्टर r12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r12 इनटू यूनिट वेक्टर r12 यानी r12 कैप भी हम इसको बोल सकते हैं। आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर किस तरह से दिशा को बनाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर अब हमें दिशा बतानी है। तो दिशा यहाँ पर F12 की जो दिशा है वो हमने यहाँ पर क्या लिख दी बच्चों? यह हो गई r कैप 12, ये इस यूनिट वेक्टर की दिशा यहाँ पर हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम r के 12 का मान रख दें तो कितना हो जाएगा? वेक्टर r12 ओवर मॉड ऑफ वेक्टर r12। इस मान को जब हम ऊपर वेक्टर F12 वाले सूत्र में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इंटू r12 यानी r कैप 12 की जगह पर कितना आ जाएगा? उसकी जगह पर आ जाएगा वेक्टर r12 ओवर r, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको ये लिख करके दिखाया है। ठीक है ना। तो बच्चों अब ये जो r है बेसिकली और मॉड ऑफ जो वेक्टर r12 का स्क्वायर है, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। मॉड ऑफ वेक्टर r और r स्क्वायर है ना, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गया? वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r क्यूब इंटू वेक्टर r12। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा जो बल है जो वेक्टर 2 के कारण वेक्टर 1 के कारण वेक्टर 2 पर लग रहा है, उसको हम निकालेंगे तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और r स्क्वायर इंटू इसकी दिशा अब पहले वाले यूनिट वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। यूनिट वेक्टर r कैप 21 है ना, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी दिशा उसके विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और r स्क्वायर इंटू वेक्टर r12 ओवर r। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और r क्यूब इंटू वेक्टर r21। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि वेक्टर r21 और वेक्टर r12 अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यही वाला जो फार्मूला आपके पास है ना, क्योंकि वेक्टर r12 की जो दिशा है वेक्टर r21 की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यानी पहले वाले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल तो उतना ही है, लेकिन उसकी दिशा जो है पहले वाले के विपरीत है। ठीक है ना।